जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 40वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 39वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, हेपेटाइटिस, प्लेग, एड्स, कैंसर, क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर एचआईवी का सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एड्स की बात करते हैं तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं एड्स के फुल फॉर्म की, किसकी बात करते हैं सर? एड्स के फुल फॉर्म की, तो हम सभी क्या कहते हैं सर? एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है सर इसका फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित होता है उसका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि आप कह सकते हो जो शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो एड्स होंगे इसका कारण क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर इसका कारण वायरस होगा, यानी कि एड्स जो है वो क्या है? विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज है। और मेरे मित्र एक और क्वेश्चन इससे संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एड्स की टेस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट किया जाता है या कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग एड्स के टेस्ट की बात करते हैं, यानी कि किस टेस्ट से हम लोग एड्स का पता लगाते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी एलिसा टेस्ट नाम है इसका। क्या नाम है? एलिसा टेस्ट नाम है। अब आपके मन में आएगा कि सर हमारे ऑप्शन में तो हेपेटाइटिस भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हेपेटाइटिस जो है ये क्या करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, मतलब बोले तो आप कह सकते हो कि जो आपका लीवर है उसको प्रभावित करता है। और मेरे मित्र हेपेटाइटिस भी क्या है? वायरल डिजीज ही है, यानी कि विषाणु जनित रोग ही है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हेपेटाइटिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। साथ ही ये जो हेपेटाइटिस रोग है ये किसको प्रभावित करता है? आप कहेंगे यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेरे मित्र आपका ऑप्शन प्लेग। ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है? तो सर ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि जो प्लेग है इसको क्या बोला जाता है? छुआछूत की बीमारी बोला जाता है। प्लेग को क्या बोला जाता है? छुआछूत की बीमारी बोला जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैंसर है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे कैंसर की, तो कैंसर में क्या होता है? जो शरीर की कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित रूप से, यानी कि आप कह सकते हो बहुत तेजी से रेप्लिकेट करती है, उसका गुणन बहुत तेजी से होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो अगर कभी सवाल ये पूछा जाए कि ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप कहेंगे कैंसर से संबंधित है। मेरे मित्र अगर सवाल ये करा जाता इसी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी छुआछूत बीमारी के नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर क्या होता? सर प्लेग होता। और अगर आपसे क्वेश्चन ये करा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी यकृत को प्रभावित करती है, तो आपका आंसर हेपेटाइटिस होता। और अगर क्वेश्चन कहा जाता कि जैसे अभी कहा गया कि एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर एड्स हो सकता है। एड्स में शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो अगर सवाल ये करा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, तो आप सभी क्या कहते हैं? सर एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? कई बार आप सबों ने पढ़ा है कि इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करते हैं एलपीजी का तो क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
इसी को हम लोग हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में लिक्विडेटेड पेट्रोल गैस है, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, नहीं होगा। तीसरा सर लिक्विड पेट्रोल गैस है, नहीं होगा। चौथा में आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, सही आंसर आपका वही होगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर बात की जाएगी एलपीजी के मुख्य अवयव की, अगर बात की जाएगी एलपीजी के मुख्य अवयव की कि मुख्य घटक क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रोपेन, प्रोपेन और जो ब्यूटेन है ये एलपीजी का क्या है, आप सभी ध्यान में रखेंगे मेन कंपोनेंट माना जाता है। और इसमें जो स्मेल आती है वो किसके वजह से, इथाइल मरकैप्टन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट ईयर। और आप सभी आंसर दे चुके होंगे, क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की मात्रक है, और जब हमें बहुत ज्यादा दूरी मापना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक साल में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और रेलवे कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से नूरी साल के नाम से जाना जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे लाइट ईयर को हम लोग नूरी साल भी कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं कि सर एक प्रकाश वर्ष में कितना कितना दूरी होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होती है। और अगर यही किलोमीटर में पूछा जाए तो आप सभी ध्यान में रखना 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होती है। तो ये चीजें भी आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो प्रकाश की तीव्रता दी हुई है, ये बताओ कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रकाश की तीव्रता का मात्रक हम लोग लक्स लिखेंगे। लेकिन अगर बात की जाएगी किसकी, बात की जाएगी ज्योति तीव्रता की। किसकी बात की जाएगी, ज्योति तीव्रता, यानी कि आप बात करेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी की, तो हम लोग इसका यूनिट क्या लेंगे, कैंडेला लेंगे। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे गुरुजी इसका यूनिट जो है वो केजी हो जाएगा। दूरी का और भी यूनिट होता है। नेक्स्ट अगर हम समय की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर जी इसका यूनिट हम लोग सेकेंड लिखते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मात्रकों के चारों पद्धति में आपका सिर्फ समय ही एक ऐसा भौतिक राशि है जिसका यूनिट सेम होता है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि मात्रकों की सभी पद्धति में निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की यूनिट समान होती है, आप कहेंगे समय की यूनिट समान होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि पेनिसिलियम एक डैश है। मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेनिसिलियम जो है वो एक कवक है आपका, यानी कि ये फंगी है। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना एक्चुअली में ये पेनिसिलियम कवक से तैयार किया हुआ एक एंटीबायोटिक है। ये क्या है सर, एंटीबायोटिक है। और आप सभी को यह भी ध्यान में रखना होगा कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण किसने करा था, तो आप सभी याद रखेंगे सबसे पहले एंटीबायोटिक का निर्माण कवक से, जो कि आपका पेनिसिलियम था, किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो पेनिसिलियम है ये कवक से निकाला हुआ एक एंटीबायोटिक है या कवक से तैयार किया गया एंटीबायोटिक है, और इसकी जो खोज है सबसे पहले किसने करा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि शैवाल, कवक, जीवाणु, अगर हम इस तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसी में एक और प्रोटोजोआ शामिल कर लेंगे तो पूरा का पूरा आपका सूक्ष्म जीव आ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे कि जब हम लोग वायरस की बात करते हैं तो वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के कैटेगरी से बाहर रखते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये सजीव के साथ सजीव जैसा बिहेव करता है और निर्जीव के साथ निर्जीव जैसा बिहेव करता है। अब देखिए यहां पे आपका मतलब क्वेश्चन था कि पेनिसिलियम एक डैश है, तो आपने बोल दिया क्योंकि आप लोगों ने कई बार इसको याद करा है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा तैयार किया गया था, नाम उसका पेनिसिलियम है और ये कवक से बनाया गया था। लेकिन अगर यहीं पे सवाल ये कर दिया जाता कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कोशिकीय सिद्धांत का अपवाद है, सेल थ्योरी का अपवाद है, तो आप सभी का आंसर क्या होता। मेरे मित्र आपसे अगर यह सवाल करा जाता कि कोशिकीय सिद्धांत का अपवाद यानी कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी,
एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तो क्या याद रखते हैं आप सभी, वायरस जो है वो कोशिकीय सिद्धांत का क्या है, सेल थ्योरी का अपवाद है, सेल थ्योरी वायरस पे लागू नहीं होता है। अब बहुत सारे मित्रों के मन में आएगा कि सर ये सेल थ्योरी क्या है। मेरे मित्र बहुत ही सरल सा चीज है, बस 2 लाइन में सेल थ्योरी समाप्त हो जाती है। पहला लाइन सेल थ्योरी का ये है कि प्रत्येक प्रत्येक जीव जो हैं वो छोटे छोटे इकाई से बने होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और जो प्रत्येक कोशिका होती है वो पहले से जो कोशिका मौजूद होते हैं उससे तैयार होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हे लिखा हुआ है ये गलत है। एक्चुअली में अगर हम हे फीवर की बात करेंगे, हे फीवर की बात करेंगे तो हे फीवर आपका इस तरह से लिखा जाता है। और मेरे मित्र ये जो हे फीवर है इसी को हम लोग कॉमन नेम के रूप में किस तरह से जानते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये किसके चलते फैलता है, तो सर जो हवा में प्रदूषित परागकण पोलन ग्रेन्स होती है या विडिसाइड्स वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह होती है। तो सवाल यहां पे करा जा रहा है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जब आप पोलन ग्रेन कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परागकण के वजह से। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये परागकण आपने क्या कहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि इसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्लावर के मेल पार्ट की, किसकी बात करते हैं सर, फ्लावर के मेल पार्ट की, तो आप सभी कहते हैं सर फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। फ्लावर का मेल पार्ट यानी कि अगर हम पुष्प के नर भाग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब ध्यान देंगे कि यहां पे इसमें क्या रहता है, आप सभी कहते हैं सर ये जो है ये परागकोश होता है। ये क्या होता है, परागकोश होता है। और ये जो है इसको हम लोग तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। और इसमें आपको डॉटेड संरचना दिखाई पड़ती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो जब यही हवा में पोलन ग्रेन्स जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व रहता है और वो किसी कारण से हमारे अंदर चला जाता है तो क्या हो जाता है सर, हे फीवर हो जाता है। क्या हो जाता है, हे फीवर हो जाता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आपके ऑप्शन में किसकी बात की जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है। तो अगर कोयला को बंद कमरा में जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस निकलती है जो कि क्या होता है सर, पॉइजनस नेचर वाला होता है। और नेक्स्ट ओजोन, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी का हम लोग अणुसूत्र क्या लिखते हैं, O3 लिखते हैं। और बेसिकली ओजोन की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी ये ऑक्सीजन का अपरूप होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन होता है। यानी कि अगर आपसे सवाल कर दिया जाए कि ओजोन क्या है, आप खटाक से कहेंगे ऑक्सीजन का अपरूप है। अणुसूत्र क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी O3 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, एलन ट्यूरिंग, जेम्स गॉसलिंग, गॉर्डन ई मूरे, चार्ल्स बेबेज। अब मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटर से संबंधित ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। कंप्यूटर से संबंधित 2 बातें आपको यहाँ पे अपने माइंड में सेट रखनी होगी। पहला चीज, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक, सीधे आपसे सवाल ये करा जाए कि कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी याद रखना चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। लेकिन मेरे मित्र यहीं पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आधुनिक कंप्यूटर, क्वेश्चन क्या करा जाए, मॉडर्न कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एलन ट्यूरिंग। क्या ध्यान में रखेंगे, एलन ट्यूरिंग। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज होने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए कभी या तो आधुनिक लगा देगा या फिर आधुनिक नहीं लगाएगा। तो जब आधुनिक लगा रहेगा तो हमारा आंसर एलन ट्यूरिंग हो जाएगा। और सीधे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है तो हमारा आंसर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो ये बात आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। बहरहाल आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया। मतलब मेरे मित्र जो पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था।
आप सभी कहेंगे सर 18 मई 1974, तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्रथम की बात की जा रही है तो आप पूरा डेट याद रखना, आपके लिए जरूरी है। 18 मई 1974, 18 मई 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत किसको कहा जा रहा है चला? यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कहा जा रहा है, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कहा जा रहा है। ध्यान में रखेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स किसे कहते हैं या नवीकरणीय किसे कहते हैं। यहाँ पे जो नवी है इसका मतलब होता है नवीन। क्या होता है सर? नवीन। और नवीन का मतलब होता है नया। मेरे मित्र, वैसी ऊर्जा स्रोत जिसको हम फिर से नया कर सकते हैं, मतलब हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे, आप कहेंगे सर इसके बनने में बहुत लंबा समय लगता है और अगर ये एक बार समाप्त हो गया तो फिर से इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। पेट्रोलियम, सर यही मसला होता है, यानी कि कोल, पेट्रोलियम जितने भी आपके होते हैं ये सभी क्या होते हैं सर? अनवीकरणीय सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा तो इसके बनने में फिर लंबा समय लग जाएगा, जिसके वजह से हम इसको किस कैटेगरी में डालते हैं सर? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की कैटेगरी में डालते हैं। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करते हैं तो वैसी ऊर्जा स्रोत जिससे हमें ऊर्जा पुनः मिल जाए और तेजी से मिल जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये सभी जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, ये क्या है? तो सर अगर आज धूप नहीं निकली है तो कल तो धूप निकलेगी, और अगर आज हवा नहीं चल रही है तो कल हवा चलेगी। ये तो डिपेंड करेगा हमारे सनलाइट और विंड पे। तो मेरे मित्र, यहां पे जो आपके ऑप्शन में संश्लेषण गैस दिया गया है ये लैब में तैयार होने वाली गैस है। और आप खुद सोचो कि कोई ऐसा चीज जिसको हम बना सकते हैं, कोई ऐसा चीज जिसको हम बना सकते हैं अपने हाथ से और उसका उपयोग हो रहा है, तो क्या अगर एक बार वो खत्म हो जाएगा तो हम फिर से नहीं बना सकते? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें हम लोग के द्वारा क्रिएट की जाएगी उसको हम लोग किस सोर्स में डालेंगे? आप कहेंगे सर नवीकरणीय के सोर्स में डालेंगे, और हम कहेंगे कि यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर संश्लेषित गैस ऑब्वियस सी बात है प्रयोगशाला में तैयार होगी, और ये अगर एक बार खत्म हो गई तो हम पुनः इसको बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में यहाँ पे हम लोग किसको टिक करेंगे? संश्लेषण गैस को टिक करेंगे। मेरे मित्र, कोयला निर्माण की प्रक्रिया कार्बोनाइजेशन कहलाती है, ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। कोयला कैसे निर्मित होता है? तो सर जो स्थलीय पेड़ पौधे होते हैं जब वो मृत हो जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो पेड़ पौधे होते हैं एक्चुअली वो जीव होते हैं, और ये जब सरगल जाएंगे तो उसी जीव का अंश होगा। तो हम लोग इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जो कोयला बनता है आपका वो स्थलीय पेड़ पौधे के मृत हो जाने से, पृथ्वी के अंदर धंसने की वजह से कोयला में फॉर्मेशन होता है। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं जब वो किसी कारण से मर जाते हैं और वो जब समुद्र के नीचे तल में धंसते चले जाते हैं तो सर लास्ट में वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं सर? मतलब पेट्रोलियम ऑयल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे हम लोग पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, वैक्स ये सब क्या करते हैं सर? निकालते हैं। तो जलीय जंतु की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे पेट्रोलियम तेल, और अगर स्थलीय जीव जंतु के मरने से बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे कोयला। ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? मेरे मित्र, स्टैटिक सवाल है, आप सभी ध्यान में रखना। 15 अगस्त 1995 को। कब हुई सर? 15 अगस्त 1995 को। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कई मित्र लगातार पूछ रहे थे कि गुरुजी जो नवरात्रि ऑफर है वो कब तक चलेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नवरात्रि ऑफर जो है वो 16 आपका अक्टूबर से चल रहा है और ये 23 अक्टूबर तक चलेगा। अभी फिलहाल जो ALP एंड टेक कॉम्बो बैच था जिसमें आपका साइंस और साथ ही जो बेसिक साइंस एंड ED है दोनों कवर करवाया जाएगा, वो अभी आप 299 में 23 अक्टूबर तक इनरोल हो सकते हैं। और ध्यान में एक चीज और रखेंगे कि ये ऐप कहां पे मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आपको किसी भी तरह की और अदर जानकारी चाहिए तो 9065970477 पे एक बार आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित और अन्य जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो कितनी है? तो सर 2 साल की वैलिडिटी है, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का लगातार कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी जो बैच है उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। तो जो अपनी ALP एंड टेक कॉम्बो बैच है इसकी वैलिडिटी 2 साल है। और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर
10 आपसे पूछा जा रहा है कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, ब्रायोफाइटा, अनावृतबीजी, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि ये टेरिडोफाइटा, आवर्तबीजी क्या है ये सब। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पादप जगत की बात करते हैं, अगर हम लोग पादप जगत के पौधे की बात करते हैं, तो पादप जगत के पौधे को हम लोग बेसिकली कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि सर जी ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा एक मिनट, पहले हम लोग थैलोफाइटा लिखते हैं, तो क्रम से चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, फिर आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर सर आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और फिर आपका एंजियोस्पर्म हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पादप जगत के सभी 5 अलग अलग वर्ग की, तो हम लोग कहते हैं कि सर सभी पौधे को हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। याद रखेंगे कि जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी। मतलब क्या कि वैसा पौधा जिसके बीज के ऊपर में कोई भी आवरण ना हो, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और अगर हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं सर इसको आवृत बीजी बोला जाता है, यानी कि वैसा पौधा जिसके बीज के ऊपर में क्या हो सर? आवरण हो। और यहाँ पे जो सवाल करा जा रहा है कि इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है इसको हम लोग अनावृत बीजी भी कहते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो एंजियोस्पर्म है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवृत बीजी भी कहते हैं, यानी कि वैसा पौधा जिसके बीज के ऊपर में क्या हो सर? आवरण हो। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। बाकी टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा आप सभी कहेंगे सर ये पादप जगत के अलग अलग वर्गीकरण है, जिसका नाम क्या होता है सर? तो सर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेरे मित्र पादप के इन सभी अलग अलग वर्गों में से कोई एक ऐसा वर्ग है जिसे क्या बोला जाता है? पादपों का उभयचर बोला जाता है। और मैंने अपने सेशन में कई बार इस चीज का जिक्र करा है, और ये चीज आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से पादपों का उभयचर कहलाता है, यानी कि प्लांट एम्फीबियन कहलाता है, तो आपका इन पांचों में से आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पादपों का उभयचर एम्फीबियन किसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाता है? मेरे मित्र ईस्ट में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो विटामिन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। और विटामिन बी और सी जो है वो क्या होते हैं सर? जल में घुलनशील होते हैं। बाद बाकी जो आपका मतलब विटामिन ए, डी, ई, के जो होते हैं ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। मेरे मित्र विटामिन ए की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए अगर हम लोग को कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। और मेरे मित्र विटामिन के आप कहेंगे रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी तो आप सभी जान ही रहे होंगे, बेरी बेरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आपसे पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हालांकि ये क्वेश्चन आउट ऑफ आपका साइंस के सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए क्या है सर? मशहूर है, यानी कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए मशहूर है। तो ये आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति पूछा जाएगा, याद रखेंगे यूरी गागरिन। और मेरे मित्र पहली महिला पूछी जाएगी, पहली महिला पूछी जाएगी तो आप सभी ध्यान में रखना वेलेंटिना गेरस्कोवा, पहली महिला। तो आप सभी कहेंगे वेलेंटिवा ग्वारियचेवा या गेरस्कोवा कहते हैं। और नील आर्मस्ट्रांग, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि चांद पर कदम रखने वाला, चांद पर कदम रखने वाला, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट सवाल सर
क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगर हम लोग ऊर्जा इकाई की बात करते हैं तो आप सभी कहेंगे गुरुजी एटीपी को बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। डीएनए सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए सर, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना सर डबल हेलिकल होती है, जबकि आरएनए की संरचना की बात करते हैं सिंगल हेलिकल होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत ही सरल सा सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को होने के लिए आप कहते हैं कि गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, और साथ ही क्या होगा? तो सर ये क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, होने के बाद जो गैस निकलेगा वो ऑक्सीजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीजन को उप उत्पाद भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बोला जाता है, मुख्य उत्पाद ग्लूकोज को बोला जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? मेरे मित्र, अभी जस्ट इसी सेशन में मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे 18 मई 1974 में किया था। अगला है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 2010 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों की मिश्रण के भारी अघुलनशील घटक का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? अपसादन, निस्यंदन, वाष्पन, निथारना। ध्यान में रखिएगा, जब आप किसी कीचड़ वाले पानी को मान लीजिए कि किसी कांच वाले ग्लास में लेकर के आते हो और उसको कुछ देर के लिए क्या करते हो सर? ऐसे ही छोड़ देते हो, तो क्या देखते हो कि सर कीचड़ वाले पानी में जो मड्डी आपका कंकर पत्थर होता है, या फिर कह सकते हो जो मतलब मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वो नीचे बैठ जाता है। तो सर जो नीचे गिलास में बैठ जाता है तो उसको हम लोग अवसाद बोलते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। और जब उसी से हम पानी निकाल लेते हैं तो इसको हम लोग निथारना कहते हैं। तो सवाल आपसे करा जा रहा है कि जल एवं अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाएगा? आप कहेंगे अवसादन कहलाएगा। निस्यंदन, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन के रूप में जानते हैं। और मेरे मित्र, निस्यंदन की प्रोसेस आपके बॉडी में भी होती है, किसके द्वारा सर? किडनी के द्वारा। वाष्पन, जल का किसी भी तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। और निथारना तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? आप कहेंगे गुरुजी रेडवुड। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि ईएसएस का एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ता को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, ईएसएस का पूर्ण रूप एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की एंटमोफिली परागन इनमें से किसके मदद से होती है? मेरे मित्र, कीट के मदद से होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि वैसे आपका धातु यौगिक जिससे आप किसी धातु को प्राप्त कर सकते हो, हम लोग क्या कहते हैं सर? खनिज कहते हैं। और सर जब हम लोग बात करते हैं अयस्क की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये वैसा खनिज होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद होता है। सभी अयस्क क्या होते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सर सभी खनिज में उससे जो धातु निकाली जाएगी वो संभव नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है कि एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एमपीईजी का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा सर? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। नेक्स्ट की उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना था? एस्ट्रोसेट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसको आप ऐसे वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26
कि जीवों जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टिकोण, तीसरा ऑप्शन है डीएनए अध्ययन और चौथा ऑप्शन है कायांतरण। मेरे मित्र सवाल कहा जा रहा है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, यानी कि जो दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में क्या होगा, बहुत ज्यादा का अंतर होगा। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अगर हम डीएनए की संरचना की बात करेंगे तो सर डीएनए सभी व्यक्ति में क्या होगा, डबल हेलिकल के रूप में ही होगा, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण तो चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे सर, चेंज हो जाएंगे। डीएनए अध्ययन मतलब डीएनए का स्टडी करना, कायांतरण इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें आपका कोई जीव बहुत ही तेजी से सर विशेष परिस्थिति के मतलब विशेष परिस्थिति या आप कह सकते हो अनुकूलित परिस्थिति के कारण बहुत तेजी से किस में बदल जाता है सर? वयस्क में बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? जेटाबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, योटाबाइट। मेरे मित्र योटाबाइट जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, ये चीजें ध्यान में रखना। भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, भारत द्वारा जो प्रक्षेपित विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है उसका नाम स्प्राइट्स है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 की वंशागति नियम की खोज किसने करा था? मेरे मित्र ग्रेगर मेंडल ने करा था। डार्विन की बात करेंगे, डार्विनवाद की खोज और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने लिखा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा था। नेक्स्ट कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं? परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, परमाणु के ठीक बाहर। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे कहा जा रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर हम किसी परमाणु की बात करते हैं तो ये इसका नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। याद रखेंगे कि इसके प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, तो सर जिस कक्षा के बाद कोई अन्य कक्षा नहीं होती उसको बाहरी कक्षा कहते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होगा तो वो बाहरी कक्षा के द्वारा ही होगा। इसीलिए बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाकी के जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्ष में, नहीं, परमाणु की सबसे बाह्य कक्ष में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु के सबसे बाह्य कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अगला है कि वायु कोष का क्या तात्पर्य है? भोजन के अवशोषण में सहायता करना, रक्त को शुद्ध करना, भोजन को पचाने में मदद करना, गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना ताकि जो गैसों का विनिमय है वो हो सके। और मेरे मित्र ये जो वायु कोष है ये आपको कहां मिलता है सर? फेफड़ा में, जिसको हम लोग एयर सेक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस गोदावरी। अगला है कि डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे मित्र आप कंप्यूटर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? तो सर किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम, किसी न किसी ओएस के माध्यम से चलाएंगे। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला जाता है? तो सर जो यूजर होते हैं और जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है वो बोला जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आप सभी समझ रहे हैं, मॉडेम। अच्छा यहाँ पे ऑपरेटिंग यूनिट हमने टिक कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम सही आंसर होगा। चला अब नेक्स्ट मॉडेम। पहले के जमाने में इंटरनेट के लिए सर एक इतना बड़ा सा डिवाइस होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे? मॉडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 की फोर्ट्रेन क्या है? पहला मतलब कह सकते हो कि हायर लैंग्वेज है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। तो आपका ऑप्शन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा, सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाला लिंक, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। नहीं सर, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? टिम बर्नर्स ली। पहला ऑप्शन है जेम्स एच क्लार्क, नहीं होगा। दूसरा है सर टिमोथ जॉन बर्नर्स ली। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? सोडियम,
कार्बन डाइऑक्साइड, फिटकिरी, नाइट्रोजन। क्या कहोगे सर? फिटकिरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत माना जाता है? भारत में बेसिकली जो ताप विद्युत है सर, बिजली उत्पादन के यही मुख्य स्रोत माने जाते हैं। सौर ऊर्जा, तो सर इससे बहुत ज्यादा मात्रा में भी बिजली का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। नाभिकीय ऊर्जा, इससे भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है। और मतलब कह सकते हो कि एक कॉम्बिनेशन बनता है वो ताप विद्युत और जल विद्युत से, लेकिन ताप विद्युत से क्या होता है सर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला है 39 की इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? नीलगिरी, अगस्त्यामलाई, पंचमढ़ी, नालामल्ला। मेरे मित्र नालामल्ला जो है वो अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट एस्ट्रोबोस्कोप है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई आपका चल रहा, बहुत तेजी से गति कर रहा है चीज और उसको आपको स्लो मोशन में देखना है तो हम लोग एस्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो स्पेक्ट्रम की फिनोमिना होती है, यानी कि आप जो कहते हो सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसमें हम लोग को अध्ययन करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, इसी को हम लोग आला कहते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा हार्ट बीट को या आप कह सकते हो पल्स को जांचने के लिए यूज किया जाता है। अगला है कि श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था। GSAT-12 आपका संचार उपग्रह है सर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो मेरे मित्र बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम आपका पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कि किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया है? सर CSIR के द्वारा। CSIR के द्वारा किया गया है तो सर सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम लिफ तैयार किया गया है। अगला है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से उम्मीद रखूंगा कि क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन के सभी क्वेश्चन को आप सभी आसानी से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें नहीं थी, जहां पे लॉजिकल चीजें थी उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आप समझ भी पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।